सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जिसमें लगभग भारत के संविधान से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बता दिए हैं। लेकिन यहाँ पर साथियों आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो आपका था वो था प्रारंभिक शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट चैप्टर था साथियों वो बेसिकली क्लियर हो चुका है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट अभी संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन रहे थे जो कि हमें इकट्ठा आपको बताना था, इस वजह से मैं ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर के हूँ। साथ में यहाँ पर आपके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हम लोग देखेंगे साथियों। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, तो वीडियो को साथियों लास्ट तक देखिएगा। और आपके इसमें जितने भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं साथियों, जितने भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं भारत के संविधान से रिलेटेड सारे हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दोस्तों भारत का संविधान जो है वो पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो बनता है कि भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। और यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब यहाँ पर बात आती है कि संविधान सभा के बारे में यहाँ पर बात कर लेते तो यहाँ पर आपको पता है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं ये। और उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सुपुर्द करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर 26 नवंबर 1949, डेट ही आप लोग याद करिएगा, 26 नवंबर 1949 को ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और जवाहरलाल नेहरू संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए संविधान पर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। ठीक है, 1946 के बाद जो इसके तत्काल बाद क्या हुआ था, देश दो हिस्सों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान के रूप में बढ़ गया था। और संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई। भारत का संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा, दो भागों में ये बेसिकली बट गई थी। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, 299 सदस्य थे, और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 नवंबर 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये तो छोटे क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह, 2 11 18, 2 11 18, 2 11 18। ठीक है, बहुत दिनों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये, तो ये तो कंफर्म किसी को भूल ही नहीं सकते, ये कोई भी बंदा भूल ही नहीं सकता है। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा संक्षिप्त परिचय हो जाएगा। संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं। किंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। इसमें केवल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई थी, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 फर्स्ट की में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने में तथा उसे सलाह देने के लिए एक रूप जिसका प्रमुख मंत्री
प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा और इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान में कौन है साथियों? जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, प्रधान नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में। तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साथियों सभी को पता है ना पीडीएफ कहाँ अवेलेबल हो जाएगी? पीडीएफ भाई साहब आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है। सभी साथी उसको डाउनलोड भी कर लेंगे। ठीक है, लगभग सभी लोगों को पता हो गया है। अगर कुछ आपके साथी स्टूडेंट कमेंट करते हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है, जो लोग जानते हैं ना, जो इस परिवार के हिस्सा पहले से हैं, उनका फर्ज बनता है कि कमेंट का रिप्लाई दें। ठीक है, सभी लोग कमेंट का एक दूसरे का रिप्लाई जरूर दे दिया करें कि अगर कोई पूछ रहा है मान लीजिए कि टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन होना है, तो सभी लोग दे दिया करें उसको कि कहाँ से ज्वाइन होता है, कैसे ज्वाइन होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं और प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधान परिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्यसभा का प्रमुख है और प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कर्मचारी शक्ति जो कार्यकारी शक्ति थी राज्य की, उसमें निहित होगी। और मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख कौन होता था? मुख्यमंत्री होता था। मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता था वो मुख्यमंत्री होता था। राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। ठीक है, और यहाँ पर बात आती है कि राज्य की मंत्रिपरिषद से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हैं और संविधान की 7वें अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है और अवशिष्ट शक्तियां संसद में विहित हैं। केंद्रीय प्रशासित भूभागों को संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता। क्लियर हो गया ना? अब यहां पर बात आती है साथियों कि भारतीय संविधान के भाग। तो भारतीय संविधान के जो 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है साथियों, इसको आप लोग रट ही लीजिएगा। भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान के भाग कितने हैं? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित है या फिर 22 भागों में विभाजित हैं और तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां साथियों? 12 अनुसूचियां हैं। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग आज देखेंगे 22 भागों को देखेंगे सिर्फ और सिर्फ बस। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 22 भाग पूरे आपको यहाँ पर भाग दिए गए, विवरण दिया गया है और अनुच्छेद दिया गया है। यानी पहला भाग संघ तथा उसके क्षेत्र, दूसरा भाग हो जाएगा नागरिकता, ये यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं। पहला जो भाग है अनुच्छेद संघ और उसके क्षेत्र के, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक नागरिकता वाला हो जाएगा, 5 से लेकर के 11 तक। और तीसरा भाग जो हो जाएगा मूलभूत अधिकार हो जाएगा, वो 12 से 35 हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हो जाएंगे वो 36 से 51 अनुच्छेद के बीच में आ जाएंगे और मूल कर्तव्य जो आ जाएंगे अनुच्छेद 51 का 1 के अंतर्गत आ जाएगा और संघ जो आ जाएगा अनुच्छेद 52 से 151 के बीच आ जाएगा और राज्य जो आ जाएंगे वो अनुच्छेद 152 से 237। और जो संविधान 7वां भाग जो है संविधान 7वां संशोधन जो हुआ था, 7वां संशोधन अधिनियम भाग 7 में हुआ था जो कि 1956 द्वारा निश्चित है। यानी ये अनुच्छेद 238 के अंतर्गत आता है साथियों। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? 238 के अंतर्गत आता है। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र जो है अनुच्छेद 339 से 242 के बीच। पंचायत जो आती है वो अनुच्छेद 243 से 2430 के बीच। नगर पालिका जो आती हैं वो आती हैं 243P से 243ZG तक आती हैं। उसके बाद अनुसूचियां एवं जनजाति क्षेत्र जो आते हैं वो अनुच्छेद 244 से 244 का 1 के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद संघ और राज्यों के बीच संबंध जो आते हैं वो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच आते हैं। उसके बाद विपत्ति, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद जो अनुच्छेद 264 से 300 का 1 के अंतर्गत आता है। उसके बाद 13वां जो हमारा भाग आता है वो आता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम जो होते हैं वो अनुच्छेद 301 से 307 के अंतर्गत आता है। और उसके बाद हमारा आता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो थी वो अनुच्छेद 308 से 323 के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर अधिकरण की। तो अधिकरण जो अनुच्छेद होते हैं वो 323 से लेकर के 323 का ए से 23 का बी के अंतर्गत आते हैं।
उसके बाद भाग हमारा 15 नंबर बनता है निर्वाचन। ठीक है साथियों, निर्वाचन जो होता है वो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 का ए के अंतर्गत आता है। उसके बाद कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध जो हैं वो अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आता है। उसके बाद राजभाषा जो होती है वो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच अंतर्गत आता है। उसके बाद आपात उपबंध जो होते हैं वो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के अंतर्गत आता है। प्रकीर्ण जो होते हैं वो अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 के अंतर्गत आता है। उसके बाद संविधान के संशोधन जो होते हैं वो अनुच्छेद, यानी ये कंफर्म नहीं है, ये हमें कहीं पर भी लिखा मिला नहीं है, आपकी बुक में भी नहीं मिला था और हमें मिला नहीं, तो इस वजह से हमने इसका खालिस्तान छोड़ दिया। ठीक है, टाइपिंग में हमने खालिस्तान इसका छोड़ दिया है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा भाग 21 का आता है वो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अंतर्गत आता है, यानी अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 369 से 392 के अंतर्गत आता है। और साथियों जी हमारा खाली पड़ा है, यानी 367 से लेकर के यानी 368, ये शायद 368 में आएगा, 368 यहाँ पर खाली बच रहा है। बाकी तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 52 से फिर 60 आएगा, 60 से 61 के बाद 67 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 68 आ जाएगा, यानी अनुच्छेद 68 ही होगा। वैसे कहीं पर हमको लिखा नहीं मिला, इस वजह से मैंने इसको नहीं लिखा था। फिलहाल के लिए यहाँ पर आप लोग 68 ही मानिए। ठीक है, और 68 होगा। उसके बाद 369 से 392 हो जाएगा, विशेष उपबंध हो जाएगा। उसके बाद भाग 22 के अंतर्गत आता है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन जो होते हैं वो अनुच्छेद 393 से 395 के अंतर्गत आते हैं साथियों। ठीक है, तो ये जो आपके अनुच्छेद हैं, ठीक, इनको आप लोग जरूर अच्छे से रट लीजिएगा। अब यहाँ पर बात आती है हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे जो आते हैं वो हमारे यहाँ पर निकल के आते हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन साथियों दिया गया है, फर्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया भारत सरकार अधिनियम को शब्दशः कब स्वीकार किया। ठीक है, शब्दशः कब स्वीकार किया है, तो 1933, 1934, 1935 या 1936। जल्दी से बताइए सभी साथी, जो भी साथी आए हैं जल्दी से बताइए। अगर आपने पढ़ा है, मन से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तब आपको ध्यान होगा, तब आपको ध्यान होगा। क्लियर ना, तब आपको ध्यान होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब देख सेकंड नंबर हम लोग देख लेते हैं कि समवर्ती सूची में कितने विषयों का समावेश किया गया है, 13, 14, 15, 16। तो जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे, यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी के सेट चला जाएगा। अगला हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की, शिक्षा को राज्य का विषय बनाकर संविधान निर्माताओं ने भूल की, यह कथन किसका है, डॉक्टर सिंघवी का है, डॉक्टर वी.पी. लुल्ला का है, या फिर MC छांगला का है, या फिर कोई नहीं। जल्दी से बताइए थर्ड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी जल्दी से बताएं। तो यहां पर साथियों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री MC छांगला हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं कि बाल अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है। तो बाल अधिकारों को जो बांटा गया है साथियों वो बांटा गया है 4 भागों में। ठीक है, मैंने बताया भी था 4 भागों में बांटा गया है। अब यहां पर देख लेते हैं, देश में संविधान लागू हुआ। देश में संविधान कब लागू हुआ, ये तो सभी को कंफर्म ही होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये तो सभी को कंफर्म ही होगा, सभी को कंफर्म ही होगा, सभी को कंफर्म होगा ना ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये आसान है और आपको पता तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर साथियों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा। देखिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान, प्राविधान संविधान की किस धारा में है, कि किस धारा में है, धारा 45, धारा 28, धारा 25, धारा 46। 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का, बहुत अच्छे, धारा 45 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जो साथी नहीं पता, देखिए अभी नहीं पता होगा, लेकिन अब यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूंगा, तब जब मैं आगे मॉक टेस्ट आपके करवाऊंगा, ये क्वेश्चन जब ला के रखूंगा तब आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्लास। ठीक है, चलिए 7 नंबर हम लोग ले लेते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था, ये तो कभी को पता ही होगा। तो सन कब हुआ था, 1600 में हुआ था। ठीक है साथियों, कब हुआ था, 1600 में हुआ था। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि राष्ट्रीय बाल चार्टर कब आया।
राष्ट्रीय बाल चार्टर कब आया? 2000 में, 2004 में, 2001 में, 2005 में? जल्दी से बताइए। 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए के साथ, सॉरी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वर्ष 2001 में राष्ट्रीय बाल चार्टर आया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया साथियों 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों का शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2009, ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला हम लोग 10 नंबर देख लेते हैं कि वर्तमान में भारतीय बालकों की स्थिति है। वर्तमान में भारतीय बालकों की स्थिति है बहुत अच्छी है, संतोषजनक है, दंडनीय है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से बताइए राइट आंसर। तो यहाँ पर तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो ही जाएगा, दंडनीय हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो साथियों यहाँ पर मैंने जो आपका उत्तर माला था, ठीक है, उत्तर माला भी यहाँ पर आंसर शीट भी मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, यानी पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है, जिससे आपके लिए आसान हो सके। ठीक है साथियों, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे, पता ना आपको ये पीडीएफ कहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी आप सभी को? तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं हाई-फाई, ठीक है, हाई-फाई स्टडी 94, हाई-फाई स्टडी 94 आप लोग सर्च करिए, जाके टेलीग्राम का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप लोग डायरेक्टली वहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आप सभी के लिए साथियों बेहद इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर संविधान से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए जो कि सन से रिलेटेड हैं, और जितने भी यहाँ पर सन आपको बहुत जगह सन जो होंगे वो अलग अलग लिखे मिलेंगे, लेकिन साथियों इस पीडीएफ में जो मैंने आपके लिए सन जो इंक्लूड किए हैं, जो सन है वो एकदम करेक्ट है। आप यानी कि इनके जो सन वगैरह हैं, ठीक है, भारतीय संविधान वाली अभी ऊपर जो मैंने आप सभी को बताया था, तो वो सन आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह आपको गलत लिखा मिलेगा, सन में कंफ्यूजन होता रहता है, लेकिन यहाँ पर जो सन आपके दिए गए हैं बिल्कुल से बिल्कुल करेक्ट सन दिए गए हैं। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करना सभी को पता है। साथ में जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर से मिलते हैं दोस्तों नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।